बच्चों, कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए ये सामाजिक विज्ञान आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान ये सोशल साइंस कक्षा 9 में प्रथम अध्याय आपको समझाना है। इसकी चर्चा इतिहास क्या होती है, जरूरत कहाँ पड़ती है, इतिहास का महत्व, उसके नजरिए सब कुछ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आज आपको ले चलते हैं प्रथम अध्याय पे। प्रथम अध्याय आपका है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में आइए हम फ्रांसीसी क्रांति की थोड़ी सी चर्चा करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, तो फ्रांस का सम्राट 1774 में बोर्गो राजवंश का राजा लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा। 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पे बैठा, राजगद्दी पे बैठा। उस समय फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 स्टेट में बटा था। तो प्रथम स्टेट समाज 3 वर्गों में बटा था। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे। ये पादरी चर्च के काम का देखभाल का, चर्च के कार्यों में लगे रहते थे और इनको जो है, इन पादरियों को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त था, जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त था। इन्हें राज्य के करों में छूट थी। और उसके बाद आते हैं द्वितीय स्टेट। तो द्वितीय स्टेट में कुलीन लोग आते थे, अमीर कुलीन वर्ग लोग, अमीर और कुलीनों से संबंधित है। तो इन कुलीन वर्गों में इन्हें भी राज्य के करों में छूट थी। ये सामंती कर का अधिकार इन्हें दिया गया था। ये किसानों से सामंती कर वसूलते थे। ये द्वितीय स्टेट के लोग हैं। तो प्रथम स्टेट के लोग द्वितीय स्टेट के लोगों को करों में छूट थी, लेकिन तीसरे स्टेट में जनसाधारण लोग आते थे और समाज का सभी कर इन्हें देना पड़ता था। तीसरे स्टेट के लोग सभी करों को देते थे। इसमें कारीगर, वकील, मजदूर, बहुत सारे ऐसे लोग, छोटे तबके के लोग भी हैं जो किसान वगैरह, ये सब आते थे। औरतों को भी तीसरे स्टेट में रखा गया था, तीसरे स्टेट की श्रेणी में रखा गया था। तो तीसरे स्टेट के लोग जो है सभी करों को देते थे। तो उस समय लुई 16वां था और जो राजा था उसकी वो निरंकुश था, और निरंकुश राजा होने के कारण जनता उससे खुश नहीं थी। जब यह राजा हुआ तो उस समय राज्य का खजाना खाली था युद्धों के कारण। संक्षेप में आपको बताया देते हैं, फिर इस तरह से आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो राज्य का खजाना खाली था जिस समय लुई 16वां गद्दी पर बैठा। तो राज्य का, दरबार का खर्च, महल का खर्च चलाने के लिए राजा को कर लगाना जरूरी था, कर लगाना जरूरी था। बिना कर के ये खर्च संभालना संभव नहीं था। लेकिन राजा डायरेक्ट अपनी इच्छा से जनता पर कर नहीं लगा सकता था। वो निरंकुश था, लेकिन उसे कर लगाने के लिए उसने जो है तीनों स्टेट के लोगों की एक सभा बुलाई और उसमें तीनों स्टेट के लोगों की मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो तीनों स्टेट के लोग वहां पे आए। तो तीसरे स्टेट जो है के लोग, प्रथम और द्वितीय स्टेट के 300 प्रतिनिधि आए और वो अपने सामने बैठे। लेकिन तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों की संख्या 600 थी। ये दोनों स्टेट के पीछे खड़े थे। और इस तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तीसरे स्टेट के प्रतिनिधित्व मिराबियो एवं आवेसी नामक 2 व्यक्ति कर रहे थे। तो ये दोनों तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। मिराबियो
धनी और कुलीन परिवार में जन्म लिया था। इसका जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन यह सामंती समाज को समाप्त करने का पक्षधर था। जब ये लोग वहाँ पे संविधान बना रहे थे, उसी समय वहाँ पे क्रांति जो है शुरू हुई, क्योंकि फ्रांस की स्थिति अच्छी नहीं थी। उस समय ठंड के कारण फसल नष्ट हो गए थे और पावरोटी, जब फ्रांस की जनसंख्या बढ़ी, पावरोटी की कीमत जिसके कारण बढ़ गई। क्यों? जब फ्रांस की जनसंख्या बढ़ी तो उस जनसंख्या की मांग के अनुसार उत्पादन नहीं बढ़ी, जिसके कारण पावरोटी का मुख्य जो भोजन था वो पावरोटी की कीमत बढ़ी। पावरोटी की दुकानों पर औरतें जो है भीड़ लगाए रहती थी और वहाँ पे जब उनको नहीं मिलता था तो उन लोगों ने भी दुकानों पर धावा बोलना शुरू कर दिया। लोग बेलचों कुदालों से वहाँ पर मारपीट करना शुरू की। जगह जगह ग्रामीण इलाकों में भी ये क्रांति शुरू हो गई। तो इस तरह से वहाँ पे क्रांति होना शुरू। अब हम आपको ले चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा आपने सुना, इसके बाद आप आइए फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, क्या कारण थे कि फ्रांस में क्रांति हुई। अभी आप संक्षेप में सुन रहे थे और अब आप डिटेल में सुनिएगा। तो यहाँ पे बच्चों ये समझाते समय आप सुन रहे हैं, सुने, लेकिन कुछ नोट्स भी करते जाए। किताब हमने आपसे कहा कि किसी भी राइटर का किताब यदि आपको उपलब्ध है तो इसको आप पढ़ते रहिए। वैसे आपके विद्यालय में जो किताब चलती है साहित्य वन की, वो मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो विद्या का या कोई भी आपको आपके पास राज्य का जो भी है आप पढ़ते रहिए, क्योंकि चीज़ें वही रहती हैं, थोड़ी सी लिखने में इधर उधर फर्क होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए फ्रांसीसी क्रांति के कारण। आप यह जानते हैं कि जब कहीं कोई लड़ाई होती है, कोई क्रांति होता है, कोई आंदोलन होता है, तो उसका एक कारण नहीं होता है। किसी एक कारण से इतनी बड़ी आंदोलन नहीं हो जाते, क्रांति नहीं हो जाती, उसके लिए अनेकों कारण उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर फ्रांस में जो क्रांति हुई उसके लिए बहुत सारे कारण उसके लिए उत्तरदायी थे। पहला है बास्टील किले की जेल का टूटना। बास्टील किले की जेल का टूटना। तो यहाँ पे पेरिस में 14 जुलाई 1789 को 14 जुलाई 1789 को पेरिस में आतंक का माहौल था और वहां पे तत्कालीन सम्राट ने अपने सैनिकों को शहर में प्रवेश करने का आदेश जारी कर दिया था। चर्चा यह था कि सम्राट अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश देने वाले। जनता ने जब यह सुना तो जनता बौखलाई और उसमें कुछ जागरूक बुद्धिजीवी लोग आगे आए, जिसमें कहा जाता है कि 7,000 स्त्री पुरुषों की संख्या थी। तो 7,000 स्त्री पुरुषों का एक जन समूह टाउन हॉल के सामने आया, एकत्रित हो गया और इस जन समूह ने जन सेवा का यानी जनता की सेवा का बीड़ा उठाया, जनता की सेवा करने का निर्णय लिया। और इसके बाद ये लोग जब जनता की सेवा करने का ये लोगों ने निर्णय लिया तो इनके सामने समस्या हथियारों की थी। इनके पास हथियार नहीं था, इन्हें हथियारों की जरूरत थी, जिसके लिए इन्होंने बहुत सी सरकारी भवनों में भी घुस गए। इसके बाद बास्टील के किले की जेल पर इन्होंने आक्रमण किया इस बिल्डिंग, क्योंकि इनकी आशा थी, इन्हें संभावना थी कि बास्टील के किले की जेल को तोड़ने से वहां पर बहुत सारा गोला बारूद हथियार हमें मिलेगा। इसलिए इन्होंने बास्टील के किले की जेल को तोड़ दिया और जब तोड़ा तो वहां से इन्हें बहुत सारा गोला
करने के बाद ये जनसमूह जो जनता की सेवा के लिए आगे आए थे समाज से निकल करके, इन लोगों ने बास्तील के किले की जेल को तोड़ा और गोला बारूद हथियारों को अपने कब्जे में लेने के बाद बास्तील के कमांडर से इनका सशस्त्र युद्ध हुआ, जिसमें बास्तील का कमांडर मारा गया और 7 कैदी छुड़ा लिए गए। जो इनके 7 लोग वहाँ कैद किए गए थे, उन लोगों को इन्होंने छुड़ा लिया। जनता के जनसमूह जो था वो अपने 7 कैदियों को वहाँ से छुड़ाया जब बास्तील का कमांडर मारा गया। और इसके बाद हम आते हैं, ये 7 कैदी वहाँ से छुड़ा लिए गए। उसके बाद ये हम देखते हैं कि बहुत सारे ये सम्राट जो निरंकुश था, इसकी वजह से बास्तील लोगों के घृणा का केंद्र बना हुआ था। क्यों उन्होंने बास्तील के किले पर आक्रमण क्यों किया था, ये भी कुछ नहीं था। तो एक तो बास्तील का किला लोगों के लिए घृणा का केंद्र बना था राजा के निरंकुश होने के कारण। दूसरी बात, यह हथियार को प्राप्त करने के लिए भी आक्रमण किए थे और यहाँ से जब उस पर आक्रमण हुआ तो उसके बाद किले को ढहा दिया गया। इतना ही नहीं, किले के बहुत सारे अवशेषों को इन्होंने बाजारों में बेच दिया और पेरिस के ग्रामीण इलाकों में भी युद्ध हुए। जनसंख्या का अधिकांश भाग पावरोटी के बढ़े मूल्यों का विरोध कर रहा था। अभी हमने आपको बताया कि पावरोटी उनका जो है मुख्य भोजन था। जब जनसंख्या फ्रांस की बढ़ी तो रोटी की मांग बढ़ी और जब पावरोटी की मांग बढ़ी तो उतनी मात्रा में जब वो नहीं था तो उसकी कीमत बढ़ गई। ऐसा ऑटोमेटिक होता है कि जब किसी चीज की जो है पूर्ति कम होती है, उसकी मांग बढ़ जाती है तो उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, मांग के साथ उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसमें लोचपन होता है। इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ये जो है बढ़े हुए मूल्यों का यह जन समूह जो जनता की सेवा के लिए आगे आए हुए लोग थे, इन लोगों ने जो है पावरोटी के महंगे मूल्यों का विरोध कर रहे थे। उसके बाद दूसरी हड्डी पे हम आते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। तो यहाँ पे 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पे बैठा। इसका विवाह ऑस्ट्रिया की महारानी मैरी एंटोइनेट से हुई थी और मैरी एंटोइनेट से विवाह फ्रांस के राजा जो लुई 16वां से हुई। तो कहते हैं कि गद्दी पर बैठने के बाद राज्य का खजाना खाली था। तमाम युद्ध हुए और इन युद्धों के कारण राज्य का खजाना खाली हो गया। तो राज्य दरबार का खर्च, महल का खर्च, इन खर्चों को संभालने के लिए राजा को कर बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन राजा अपना डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ा सकता था बिना जनता के इजाजत से। तो बच्चों, हम आज आपको इतना ही समझाते हैं। इसके बाद फिर कल आपको आगे ले चलेंगे इस कार्य के।